कुछ ऐसा है यहाँ पर कि आपको 50 क्वेश्चंस करने होंगे। पहले 50 क्वेश्चंस में चॉइस होती थी 40 की, अब कोई चॉइस नहीं है। हर सब्जेक्ट में आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको 50 के 50 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप कुछ अदर यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, जैसे कि अगर आप BHU जा रहे हैं तो वहाँ पे भी कॉमर्स में बहुत कॉम्पिटिशन है। सिमिलरली आप साइंस के कोर्सेज के लिए वहाँ पे जाओगे, बहुत कॉम्पिटिशन मिल जाएगा आपका। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET अड्डा। आप सभी लोगों को पता है CUET 2026 एग्जाम आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। CUET जिसको आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से भी जानते हो, आपको शायद एक पल के लिए लगता हो कि ये सिर्फ एग्जाम ही तो है, दे देंगे, बट सच ये नहीं है। ये एग्जाम नहीं बल्कि आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, आपके सपनों को साकार करने की पहली सीढ़ी हो सकती है, कि आपके फ्यूचर को शेप दे सकती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप इस एग्जाम को क्लियर करते हो और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचते हो और वहां जाने का सपना पूरा करते हो, और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप एक टॉप नॉच कॉलेज में बैठे होते हो तो आपको बहुत सारे कनेक्शंस मिलते हैं, एसोसिएशंस मिलते हैं, और उससे भी बड़ी चीज आपको मिलती है लाइमलाइट। और अगर किसी बच्चे को लाइमलाइट नहीं भी मिल रही तो उसको एक चीज जरूर मिल रही होती है, जिसे आप गाइडेंस के नाम से जानते हो। आप किसी रिमोट एरिया में रह रहे हो, आपको वो गाइडेंस, वो मेंटरशिप नहीं मिल पाएगी जो आपको इन यूनिवर्सिटीज में मिल जाती है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई आता है और अपने किस्से, अपने स्ट्रगल्स, अपने एफर्ट्स आपको बताता है कि उसने इस तरीके से अपनी लाइफ में मेहनत करके अपने आप को यहाँ पहुंचाया। तो चाहे आप UPSC एस्पिरेंट्स के बारे में बात कर लो, जो ऑलरेडी अपना एग्जाम क्लियर करके अपनी जो सक्सेस है वो गढ़ चुके होते हैं, या फिर आप किसी सेलिब्रिटी को ले लो, कोई वेल नोन फेस को ले लो, हर इंसान कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुका होता है और उसका स्ट्रगल यहीं से ही शुरू होता है। और ये कनेक्शंस आपको लाइफ टाइम बहुत हेल्प करते हैं। आप जस्ट इमेजिन करो कि आप इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हो और आप में से कोई एंटरप्रेन्योर बन रहा है, राइट? कोई एक्टर बन रहा है, कोई सिंगर बन रहा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा निकल रहा है, कोई पॉलिटिशियन बन रहा है बहुत जाना माना, कोई UPSC क्लियर करके अपनी ड्रीम को पूरा कर रहा है। तो इस तरह का जब आपको एक लॉबी मिलता है, इस तरह का जब आपको एक सर्कल मिलता है, तो आपका मोटिवेशन बहुत बढ़ जाता है। और जब आप ये सोचते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये लोग आपको एक फोर्स देते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, अगर मैं कर सकता हूं तो। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज रुबैका आगा एंड इन दिस वीडियो सेशन आई विल बी टेलिंग यू कि CUET 2026 की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसकी कट ऑफ भी अब ज्यादा जाने लगी है, पेपर पैटर्न अक्सर चेंजेस होते रहते हैं और एग्जाम में आपको टफनेस भी देखने के लिए मिल रही है। कैसे एग्जाम का लेवल टफ हो रहा है, कैसे आप इस टफ एग्जाम के हालातों को बीट करके भी अपनी जगह बना सकते हो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में, वो मैं आज आप लोग को यहाँ पे बताने वाली हूँ। आज है 6 अक्टूबर और शुरुआत करते हैं हम CUET एग्जाम से। CUET एग्जाम के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जिसमें आपको एक टेस्ट लिया जाता है, ठीक है ना, UG एडमिशंस के लिए। जब आप अपना 11th-12th पास आउट कर लेते हैं और जब आप ग्रेजुएशन करने जा रहे होते हैं, तो आप किसी भी नियर बाय यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। बट क्योंकि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, आप स्टेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। इट्स नॉट ओनली फॉर UG, ये PG के लिए भी है, लेकिन क्योंकि मैं UG वालों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं UG स्पेसिफिक इसको रख रही हूँ। आपको बता दूं कि इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है NTA, जिसे आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से भी जानते हो, राइट? यहाँ पर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि नाउ इट्स इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस इज इन एवरीबॉडीज साइट, राइट? अब इसकी वजह भी बहुत सिंपल सी है। पहले क्या होता था, 12th के मार्क्स के बेसिस पर आपको जज किया जाता था। कहीं पर इजी चेकिंग होती थी, कहीं पर टफ चेकिंग होती थी, जिसकी वजह से बच्चों के मार्क्स तो आ जाते थे अच्छे, लेकिन जो एक्चुअल बच्चा सिर्फ मार्क्स न लाने की वजह से रह जाता था, वो चीज अब वो सिनेरियो बच्चों को फेस नहीं करना पड़ता है। सो ये जो इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस है इसकी, वो आपको इसलिए समझ में आ रही होगी क्योंकि अब बच्चे को उसके टेस्ट के बेसिस पर जज किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न और स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात करूं तो इसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है, जनरल टेस्ट जिसे आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जानते हो, वो भी एक सेक्शन है, और एक लैंग्वेज सेक्शन है। ड्यूरेशन इसका वैरी करता है बेटा, जितने आप टेस्ट देंगे उसके हिसाब से आपके पेपर होंगे। सपोज अगर आप 3 टेस्ट दे रहे हैं तो आपको 3 घंटे का पेपर देना पड़ता है। अदरवाइज एक एग्जाम आपका अगर आप देते हो, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम, तो वो आपका 60 मिनट का होता है। पहले हुआ करता था 45 मिनट का, लेकिन अब इसको कितना कर दिया गया है, 60 मिनट, 60 मिनट पर सब्जेक्ट। कुछ ऐसा है यहाँ पर कि आपको 50 क्वेश्चंस करने होंगे। पहले 50 क्वेश्चंस में चॉइस होती थी 40 की, अब कोई चॉइस नहीं है। हर सब्जेक्ट में आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको 50 के 50 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है।
ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। वैसे तो हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपकी -1 मार्क आपको मिलती है, हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको +5 मार्क्स मिलती है, बट ये याद रखिएगा यूजी और पीजी में ये जो माइनस मार्किंग है, ठीक है ना, वो आपकी वैरी कर सकती है, या नेगेटिव मार्किंग आपकी वैरी कर सकती है, क्योंकि वहां पर आपका जो पेपर क्वेश्चन का मार्क्स होता है वो 4 होता है। अगर हम यूजी की बात करें तो प्लस हर एक राइट क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए -1 मार्क, और अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो उसके लिए 0 मार्क मिलता है। तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से पेपर आपका और भी टफ हो जाता है। अच्छा, डोमेन्स की बात करें अगर हम, तो आपको अपना जो स्ट्रीम है वो चूज करना पड़ेगा। आपके पास 12th में क्या है, साइंस थी, कॉमर्स थी, आर्ट्स थी, या फिर आप किसके लिए जाना चाह रहे हो, साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए, या फिर आप बीबीए करना चाहते हो, बीसीए करना चाहते हो, या कुछ और करना चाहते हो, जैसे कुछ बच्चे बीवॉक के लिए भी जाते हैं। सो आपको बहुत वाइजली अपनी स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके हिसाब से आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेंगे। अच्छा, अगर मैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात करूं तो उसमें आपका रीजनिंग होता है, जनरल नॉलेज होता है, करंट अफेयर्स होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। ये सब आपको ना मतलब 6 to 8 तक की प्रॉपर आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, और आपको करंट चीजों से कनेक्ट रहना पड़ता है ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। डोमेन्स में आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे चल जाएगा, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में एनसीईआरटी से काम नहीं चलता है। एनसीईआरटी में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जैसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको थोड़ा सा अपडेट होना पड़ता है कि आपकी लॉजिकल स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आपको थोड़ी बहुत मैथ्स आती है कि नहीं आती है, उससे कोई बड़ी चीज आप करंट चीजों से कनेक्टेड हो या नहीं हो। लैंग्वेज में आपका ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज है, और आपकी रीजनल लैंग्वेजेस भी होती हैं। यहाँ पर मैं एक दो नहीं, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज का पेपर दे सकते हो, बट मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश का पेपर देते हैं, जिसमें आपको कुछ बेसिक चीजें जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वोकैबुलरी होगी, ग्रामर हो गया, ये सब देखने के लिए मिलता है। अच्छा, अगर मैं कुछ पास्ट ट्रेंड्स बताऊं डिफिकल्टी के, तो कैसे ये डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, राइट? देखो, पहले बड़े बेसिक से क्वेश्चंस आते थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम पेपर हुआ तो बड़े बेसिक से क्वेश्चंस थे कि बच्चों ने नॉर्मली जो पढ़ा हुआ है वो उनको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता था। एनसीईआरटी से भी अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो हो सकता है बैक बुक के क्वेश्चंस वो पूछ ले, लेकिन अभी क्या कर रहा है, एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर रहा है, वोकैबुलरी में एडवांस वोकैबुलरी के क्वेश्चन दे रहा है, अनसीन पैसेजेस अगर देता है तो ऐसे देता है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें, राइट? क्वांट्स के अगर क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा सा मिक्सड इन मर्ज करके वो क्वेश्चन पूछेगा, ताकि आप थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज रखते हो या नहीं रखते हो ये वो देख पाए, राइट? अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये, अगर आप देखेंगे तो आपको इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा इन एनालिटिकल एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में। रिसेंट ईयर में सबसे बड़ा जो डिफिकल्टी ट्रेंड देखा गया है वो इसी में ही देखा गया है कि ज्यादा ही एनालिटिकल क्वेश्चंस दे रहे हैं, ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, कि बच्चा थोड़ा सा इस चीज को दिमाग में रख करके पेपर दे कि क्या मैं किसी रूल का या किसी फॉर्मूला का एप्लीकेशन प्रॉपर्ली कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। दूसरा, मैंने आपको पहले भी बताया कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कंक्लूजन बेस्ड पूछे जाते हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि आप रोट मेमोराइजेशन पे मत जाओ, क्योंकि कंपटीशन है ये, आप कितना समझ करके क्वेश्चन को कर पाते हो ये देखा जा सके। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टूडेंट फीडबैक, हाईलाइट्स, टफ क्वेश्चंस, फ्रेमिंग आपको देखने के लिए ज्यादा मिलेंगे। मतलब अगर मैं अपनी तरफ से आपको बताऊं 22, 23, 24 और 25 के कंपैरिजंस करके, तो जब मैंने बच्चों से 2022 के क्वेश्चंस लिए दे वर वेरी वेरी इजी, 23 में आया थोड़ा टफ किया गया, 24 में आया थोड़ा और टफ कर दिया गया, राइट? इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को और बढ़ा दिया गया। 2025 के जो पेपर्स हम लोगों ने देखे उसमें और कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करी है, मतलब वो बच्चों को देने की कोशिश करी है जो बच्चों ने पढ़ा ना हो, और अगर पढ़ा भी हो तो इन डेप्थ नॉलेज कितनी है, कितना वो एलिमिनेशन से कर पा रहे क्वेश्चंस को, इस तरह का हमें देखने के लिए मिला। तो स्टूडेंट के फीडबैक हमें आए और इस तरीके के डिफिकल्टी ट्रेंड्स देखे गए। वहीं अगर आप नंबर ऑफ एस्पिरेंट को देखेंगे तो भी कंपटीशन बढ़ रहा है। आपको शायद नहीं पता होगा, नाउ दिस इज कंसिडर्ड एज इंडियाज वन ऑफ द ठीक है ना, बिगेस्ट एग्जामिनेशन। आई वोंट से नंबर 1 बट वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जामिनेशन, क्योंकि आप अप्रोक्सीमेटली देख रहे हो 15 लाख 16 लाख के आसपास बच्चे इसमें बैठ रहे हैं, और अभी तो बहुत सारे बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं है, ठीक है ना? सिर्फ सीबीएसई का काउंट देखो तो अब इतना ज्यादा होता है, और अभी धीरे धीरे करके और बच्चा बढ़ रहा है और बच्चा इसकी तरफ जा रहा है। अब आप इमेजिन करो, आप लाखों के कंपटीशन में हजारों की सीट ढूंढ रहे हो, तो आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, आपके लिए स्ट्रगल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो लाखों के कंपटीशन में अगर आपको अपनी सीट सिक्योर करनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। प्लस एक तो आप देख रहे हो कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, दूसरी चीज आप देख रहे हो नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना?
और कंपटीशन भी डे बाय डे बढ़ रहा है, क्योंकि भाई अगर आप इजी पेपर बनाओगे तो इजी पेपर तो सब कोई क्रैक कर लेगा, फिर सबका एडमिशन लेना पड़ेगा, इतनी सीट्स तो है ही नहीं। तो इस वजह से क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है, इस तरीके से बनाया जा रहा है कि हर एक बच्चा उस क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए, जिससे क्या होगा, बच्चा क्वेश्चन या तो रॉन्ग करेगा या तो छोड़ेगा, जिससे नेगेटिव मार्किंग होगी, या तो फिर मार्किंग में उसका माइनस मार्किंग होगा। तो इसकी वजह से उसका मार्क्स कहीं ना कहीं कम होगा और वो कॉम्पिटिशन को बीट या तो कर पाएगा या तो नहीं कर पाएगा, डिपेंड ऑन हिज और स्टडीज। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को कट ऑफ का आइडिया नहीं होता। मैं आपको बता दूं, सीयूईटी एग्जाम्स में कट ऑफ जाती है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और परसेंटाइल टू गेट एडमिशन आपको चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या आया है, सीट अवेलेबिलिटी कितनी है, आपका कैटेगरी कौन सा है, उस बेसिस पर यहाँ पर कट ऑफ जाती है, ठीक है ना। अब एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होता है ना, क्योंकि देखो ना, ये पेपर एक ऐसा पेपर है जो एक शिफ्ट में एक दिन पे नहीं कंडक्ट करवाया जा सकता, तो उसको अलग अलग दिन पे मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट करवाया जाता है, जिसकी वजह से मान लो किसी जगह पर पेपर इजी आया, किसी जगह पर टफ आया, तो वो एक फॉर्मूला लगा करके दोनों शिफ्ट्स में बैठे गए जो बच्चे हैं उनके मार्क्स को नॉर्मलाइज करते हैं, जिससे बच्चों के मार्क्स कम और बढ़ने के चांसेस भी होते हैं। जिनका पेपर टफ आया है मार्क्स बढ़ेंगे, जिनका पेपर इजी आया है मार्क्स कम होंगे, राइट। और उस बेसिस पर फिर आपका जजमेंट किया जाता है कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। फिलहाल अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग कॉलेज के लिए, अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग कट ऑफ्स निकालती हैं। और अगर आप मेरे से पूछो कि मैम कंपटीशन कौन से कोर्सेज में ज्यादा है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप डीयू जाते हैं तो ऑब्वियसली आप पॉल साइंस के लिए चले जाइए, हिस्ट्री के लिए चले जाइए, साइकोलॉजी के लिए चले जाइए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए चले जाइए, बीकॉम ऑनर्स के लिए चले जाइए, मैथ्स के लिए चले जाइए, ठीक, केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए चले जाइए। बहुत तगड़ा कंपटीशन है। बीटेक का एक ही कॉलेज है, उससे भी तगड़ा कंपटीशन हो जाता है आपके लिए। बीसीए के लिए बहुत कंपटीशन है। वहीं अगर आप कुछ अदर यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, जैसे कि अगर आप बीएचयू जा रहे हैं तो वहां पे भी कॉमर्स में बहुत कॉम्पिटिशन है। सिमिलरली आप साइंस के कोर्सेज के लिए वहां पे जाओगे, बहुत कॉम्पिटिशन मिल जाएगा आपका। इसी तरीके से आप बीबीए के लिए जाते हैं तो भी बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन आपको मिल जाता है। आप जेएनयू में जाते हैं तो आपको फॉरेन लैंग्वेज के लिए तगड़ा कॉम्पिटिशन दिख जाता है। तो बच्चा अगर किसी कोर्स में सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस दे रहा है तो उसका कंपटीशन अपने आप ही बढ़ जाता है। सो यही वजह है कि आप बहुत थॉटफुली चूज करिएगा कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड है, आप कौन से कोर्स के लिए जाना चाहते हैं और क्या आप उस कोर्स के लिए कंपटीशन को क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आप पास्ट ईयर कट ऑफ में देखें, कुछ ऐसे कोर्सेस, कुछ ऐसे स्पेसिफिक कॉलेजेस के लिए जो बहुत डिमांडिंग है, उनकी जो परसेंटाइल गई है वो बहुत हाई गई है। जैसे डीयू में अगर आप चले जाओगे बीकॉम ऑनर्स के लिए, आपको पता है बीकॉम ऑनर्स हो गया, इकोनॉमिक ऑनर्स हो गया, कितनी कट ऑफ जाती है, बहुत तगड़ी कट ऑफ जाती है। तो 90 to 95 परसेंटाइल आपको हर हाल में लाने ही लाने होते हैं, आप इससे कम के लिए नहीं जा सकते। पिछले साल 800 नंबर का पेपर था तो जो कट ऑफ जाती थी वो 782 770 अराउंड जाती थी। बट आप इस साल देखोगे तो क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी थे करना, तो 1000 नंबर का पेपर बना था तो 1000 में से 900 प्लस कट ऑफ गई है। इतना डिफरेंस कभी देखने के लिए मिलता नहीं था, इस बार देखने के लिए मिला है। लेकिन क्योंकि बच्चे अब पहले से अवेयर है तो वो और तगड़ी मेहनत करेंगे इसको बीट करने के लिए। वहीं बीएचयू में बीए ऑनर्स के लिए चले जाओ तो अप्रोक्सीमेटली 85 to 90% आई जाती है, ज्यादा ही जाती है। मैं ये लास्ट कट ऑफ तक की बात कर रही हूँ। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर आपको कम कट ऑफ में भी एडमिशन मिल जाता है, बट इन कोर्सेज में इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट। जेएनयू में अगर टॉप कोर्सेज आप फॉरेन कोर्सेज के लिए जाएंगे तो बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है, ठीक है ना, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे उतना तगड़ा कंपटीशन, जितनी कम सीट उतना तगड़ा कंपटीशन। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो टॉप कोर्सेज में यू विल सी सिमिलर और स्लाइटली हायर कट ऑफ्स, आपको सेम पैटर्न पे कट ऑफ देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि अब वो क्या करेंगे, अब वापस से वो आपको ऑप्शनल तो नहीं रख सकते ना, कट ऑफ उनको निकालनी ही है और पेपर उनको टफ करना ही है, तो वापस वो ऑप्शन तो रखेंगे नहीं कि आप 50 में से 40 क्वेश्चन रख दो। तो कंपटीशन बढ़ाने के लिए 50 में से 50 क्वेश्चन वाला जो कॉन्सेप्ट था इनका, वो तो ये रखेंगे ही रखेंगे। तो आप थोड़ा या तो सिमिलर ही पैटर्न देखोगे, पिछले साल का कट ऑफ देखोगे तो सिमिलर ही आपको दिखाई देगा, या फिर उससे ज्यादा ही आपको देखने के लिए मिल सकता है, कम नहीं। बिलीव मी, क्योंकि बच्चे 11th क्लास से अभी पढ़ाई शुरू कर देते हैं इसकी। तो कोशिश करिए कि आप हर हाल में 90 प्लस परसेंटाइल लाइए अगर आपको अच्छे कॉलेजेस में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है तो। क्योंकि अगर आप फ्लैगशिप कोर्सेज के लिए नहीं जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि मैं क्या ही करूं बाकी चीजें करके, है ना। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कीप मार्जिन टू सिक्योर एडमिशन। अगर आप बहुत बिलो द एवरेज स्टूडेंट हो, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, आप हार्डवर्क करो, ठीक है ना, और अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखो कि मुझे इतनी मेहनत करनी है कि कम से कम मैं कट टू कट कंपटीशन में तो पहुंच पाऊं,
राइट नाउ अगर मैं हार्डेस्ट सेक्शन की बात करूं जो बहुत डिफिकल्ट है टू क्रैक, मैथ्स का पेपर टफ आता है, इको का पेपर टफ आता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर टफ आता है, और अब तो लैंग्वेज का पेपर भी टफ आने लगा है। विकैबुलरी की वजह से वो एडवांस विकैबुलरी दे देते हैं। अब बच्चा लास्ट मोमेंट पे पढ़ के कर भी क्या लेगा, राइट? सो बी श्योर ऑफ दिस, इट रिक्वायर्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड स्पीड ऑल्सो। अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं है, आपकी स्पीड पे कमांड नहीं है, आप प्रेशर ही नहीं झेल पाओगे एग्जाम का, ठीक है ना? उससे भी बड़ी चीज ये कि आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पर ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है ना? मैथ्स, इको और जीएटी पर आपको तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप इनके लिए जा रहे हो तो, राइट? कुछ की चैलेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि लिमिटेड टाइम मिलता है आपको पर क्वेश्चन, क्वेश्चंस ट्रिकी हो सकते हैं, ऑप्शंस आपके कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, आपको लगेगा ये आंसर टिक करके आता हूँ, आंसर कुछ और सही मिल जाएगा। सो आपके दिमाग में इतना क्लैरिटी रहना चाहिए कि मैं ऑड वन आउट कर पाऊं, मैं एलिमिनेशन से क्वेश्चन कर पाऊं, मैं जुगाड़ लगा पाऊं। उससे भी बड़ी चीज ये है कि क्रॉस टॉपिक और इन्फ्रेंस क्वेश्चंस आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं। मतलब 2 चैप्टर्स को मिक्स करके एक नया क्वेश्चन फ्रेम करके दे देगा, आपसे बोलेगा कंक्लूजन ड्रॉ करो, है ना? कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट्स में बहुत मिलेंगे आपको ये। बाकी आपको पता है जो शिफ्ट्स हैं उसमें बहुत सारे वेरिएशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे डिफिकल्टी लेवल में। हो सकता है, देखो मैं ऐसा नहीं कह रही कि पेपर में बहुत डिफरेंस आता है डिफिकल्टी में, कि एक में एकदम इजी दे दिया और एक में बहुत टफ दे दिया, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस, जैसे मान लो किसी में ग्रामर आ गई, कुछ बच्चा ग्रामर पढ़ के गया, विकैबुलरी नहीं पढ़ के गया, तो उसके लिए ना पेपर इजी होगा अगर ग्रामर आ जाती है तो, लेकिन विकैबुलरी आ जाएगी तो पेपर टफ हो जाएगा, राइट? सो इस तरीके से पेपर का डिफिकल्टी लेवल आपको डिफरेंट दिखाई देगा, एंड यही वजह है कि ये नॉर्मलाइजेशन करवाते हैं। स्ट्रैटेजी के बारे में अगर मैं बात करूं तो कोशिश करिए आप पहले से ही स्टार्ट कर दीजिए। मैंने बोला आपको ना, पहले कुछ बच्चे तो 11 से ही स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज दे वांट एसआरसीसी में जाना है, बीकॉम ऑनर्स या इको के लिए, तो वो पहले से पढ़ाई करते हैं, प्रॉपर शेड्यूल में ना के पढ़ाई करते हैं। बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, पीवाईक्यू का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और रिवीजन बैलेंस करते रहो। कोशिश करो 3 से 4 महीने अपना सिलेबस कंप्लीट करो, फिर उसके बाद 2 महीने कम से कम आप अपने बुक्स अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद जाकर के आप मॉक टेस्ट दो, जिससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही डेवलप हो पाए। अच्छा, लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली आप 22, 23, 24, 25 ये 4 सालों का पिछला पैटर्न अगर एनालाइज करोगे तो यू विल सी कि पिछले 4 सालों से आपकी मैम आपको पढ़ा रही हैं, एंड आपको रेगुलरली सीयूईटी अड्डा के चैनल को फॉलो करना है, ठीक है? मेजर फोकस किस पे होना चाहिए? कॉम्प्रिहेंशन पे, विकैबुलरी पे और ग्रामर पे, ठीक है ना? कोशिश करिए कि आप रीडिंग बहुत अच्छी करें, स्किमिंग आपकी अच्छी हो, इन्फ्रेंस टेक्निक्स अच्छे से लगा पाए आप, ताकि आप जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व कर पाए, क्योंकि पैसेजेस काफी आते हैं। प्लस आपको जो वीडियोस दी जा रही हैं, आपके जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करिए। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आप अमित सर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना? और करंट अफेयर्स के लिए आप हर्ष सर को फॉलो कर सकते हैं। आप रीजनिंग्स, पजल्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, है ना, ये सारी चीजें फॉलो करिए, उनके सेशंस देख लीजिए, उनके लेक्चर्स देख लीजिए, और बुक्स खरीद लीजिए अड्डा की ऐप से, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा मटेरियल मिल जाए। अब यहाँ पर आपको मदद क्या करेगा? आप शॉर्टकट सीखिए, ट्रिक्स सीखिए, है ना, जिससे कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें लर्न कर पाए। ओके, एंड रेगुलर टाइम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये आपने सुना होगा, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे भी। डोमेन सब्जेक्ट में कुछ नहीं बेटा, बस मैं बोलती हूँ आपकी एनसीईआरटी बाइबल है, आप उसको एकदम दिल लगा करके पढ़ लो, वर्ड टू वर्ड पढ़ लो, आपको बहुत हेल्प करेगा। हाँ, किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न आते हैं उसके लिए आप टीचर्स की मदद ले लो, वो आपको काफी हेल्प कर देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, जो आपकी मदद करेगा। और सबसे बड़ी चीज ये कि आप कुछ जैसे इंपॉर्टेंट चार्ट्स हो गए, ठीक है ना, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स हो गए, ठीक है ना, या फिर कुछ ट्रिक्स हो गई इनके ऊपर लर्न करने के लिए, तो वो आप कर सकते हो, इसमें आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर लेकर के रखिए, जो आपको एग्जाम वाला फील दे। मतलब इंग्लिश का फुल लेंथ टेस्ट आपने दे दिया, फिर उसके बाद मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, साइंस में सारे सब्जेक्ट पीसीएम हो गया, राइट? फिर सिर्फ मॉक टेस्ट देना नहीं, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है। ये तभी कर पाओगे आप जब आपके पास टाइम होगा। तो अपने वीक एरियाज को अंडरस्टैंड करिए, कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, गलत कर रहे हैं तो अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके उन पर वर्क करिए। फिर धीरे धीरे आप अपनी डिफिकल्टी को इंक्रीज करिए। जब आप इजी, मॉडरेट और फिर हाई लेवल की तरफ जाते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैं हर लेवल के क्वेश्चन कर ले रहा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना कि ये तो इजी क्वेश्चन है, मैं तो यूं ही कर ले रहा हूँ। नहीं,
कई बार इजी क्वेश्चन भी जल्दबाजी में गलत होता है। रिवीजन एंड शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेक कंसाइज नोट्स फॉर लास्ट मिनट रिवीजन, ये होना चाहिए आपके पास, आपके खुद के 100 नोट्स। फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हो, ठीक है ना, एरर लॉग्स यूज कर सकते हो, मतलब आप अलग अलग जो भी आपके, जैसे मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनका स्टडी टेबल होता है, उस पर वो फ्लैश कार्ड्स लगा लेते हैं कि वोकैबुलरी के लिए ये वर्ड्स हैं, ये मेरा फॉर्मूला शीट है, वो ऐसे लगा लेते हैं। तो आपके पास ये होना चाहिए, फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, चीट शीट्स होनी चाहिए, जो लास्ट मिनट में आपको रिवीजन में मदद करे। मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, टाइम को वाइजली आप मैनेज करिए, ठीक है ना। बहुत बच्चे बोलते हैं मैं टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ, जो डोमेन्स वाले बच्चे हैं 12th में हैं, वो कोशिश करिए अपने स्कूल्स में ही डोमेन्स को कवर कर लीजिए, उसके बाद आप घर आ करके लैंग्वेज और जीएटी को टाइम दीजिए। लेकिन जो ड्रॉपर्स हैं वो तो टाइम ही टाइम है उनके पास, एक स्पेसिफिक टाइम सुबह का 4 घंटे आप दो पढ़ाई के लिए, तो शाम का रिवीजन के लिए, वरना वैसे वर्षा भी कर सकते हो, सुबह रिवीजन कर लो, शाम में पढ़ाई कर लो। तो अभी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, 1 साल है, मेहनत अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा। इजियर क्वेश्चन को पहले, जब पेपर आए ना सामने, तो पहले इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, बाद में टफ क्वेश्चन की तरफ जाओ। जो पहले क्वेश्चन आते हैं उन्हें फटाफट कर लो, काम रहो, कॉन्फिडेंट रहो। इवन जब मॉक टेस्ट दो तो ऐसे दो जैसे कि आप अपना एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना। और जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हो ना, तो आपको नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं पहले आप वो करो। तो यही सेम चीज आपको कैसे सीखने के लिए मिलेगी, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। गलतियां क्या क्या नहीं करनी है, वीक सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है, मार्क्स तो सब में चाहिए। लास्ट मिनट क्रैमिंग मत करना कि जल्दी जल्दी लास्ट में ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे हो, है ना, ये स्कूल एग्जाम नहीं है आपका। मॉक टेस्ट मत स्किप करना, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन पे बिल्कुल बैठे मत रहा करो, जैसे मॉक टेस्ट में भी अगर आप बैठे हुए हो ना, एक क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, जो क्वेश्चन आते हैं पहले फटाफट फटाफट वो कर लिया, बाद में अगर जो मॉडरेट क्वेश्चन है, जो आपको लग रहा है कि आपसे बन जाएंगे, वो करो। फिर उसके बाद जो बहुत टफ क्वेश्चन है, अगर बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते हैं तो छोड़ दो। एक्यूरेसी पे वर्क करो, स्पीड अपने आप आ जाएगी। अपने आपको मॉनिटर करते रहो, वीकली टेस्ट दो, ठीक है ना, स्पीड और एक्यूरेसी का ध्यान दो। कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सपोज 10 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करो, टाइमर लगा करके, स्टॉप वॉच लगा करके प्रैक्टिस करो। स्टडी प्लान जरूर बनाओ, वीक एरियाज के लिए स्पेसिफिकली आप अपना स्टडी प्लान बनाओ, ठीक है ना। चेकलिस्ट रखो, आज ये हो गया, बचा क्या है। बैकअप प्लानिंग जरूर करके रखना। ऑल्टरनेट कॉलेजेस और कोर्सेज आपके पास होने चाहिए। सपोज अगर आपका ड्रीम है डीयू, अगर मान लो डीयू नहीं मिला तो बीएचयू तो होना चाहिए। जैसे अभी बीकॉम जाना चाहता है कोई बच्चा, तो बीकॉम के लिए, बीकॉम ऑनर्स के लिए आपके पास एक लैंग्वेज होना चाहिए, 3 डोमेन होने चाहिए, और 3 डोमेन में एक डोमेन या तो अकाउंटेंसी होना चाहिए या तो मैथ्स होना चाहिए। बट पिछले साल डीयू ने ये किया था, अकाउंटेंसी हटा दी। अब बच्चों के पास 12th में है ही नहीं अकाउंट, वो मैथ्स है ही नहीं, तो अब वो कैसे जाएगा। तो वो अपना बैकअप ऑप्शन रेडी करके रखे, कौन सा, बीएचयू। अब ये सबके लिए ही है बेटा, कि मान लो अगर मेरा इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो मेरा दूसरे कॉलेज में तो एडमिशन हो जाए। तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसे चूज करने और अपने बैक ऑफ द माइंड रखना है कि मुझे इस तरीके का सब्जेक्ट चूज करना है या इस यूनिवर्सिटी के लिए जाना है। फ्लेक्सिबल रहो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आप 5 चूज कर सकते हो। तो एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक लैंग्वेज और एक जनरल एप्टीट्यूड और 3 डोमेन आप चूज करो ही करो, ठीक है ना। प्रिपेयर फॉर प्लान बी, ताकि स्ट्रेस आपका रिड्यूस हो, आपके पास ऑप्शन हमेशा रेडी रहना चाहिए। एनसीईआरटी फॉलो करो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, अड्डा की बुक्स लेनी है, पीवाईक्यूज को ले लो फॉर डोमेन्स, ठीक है ना। ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर से जरूर अभी से ही लेकर के रखो बेटा, ताकि रेडी रहो आप। और सीयूईटी अड्डा की क्लासेस रेगुलरली वॉच करते रहो। सैम्पल क्वेश्चन वॉक थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, वहीं अगर आप एग्जाम्पल नंबर 2 ले लो तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, तो ये आप छोटे छोटे से ना क्विजेस आपको मिल जाएंगे अड्डा की ऐप में, वो करते रहा करो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे कि मुझे आ रहा है। 10-10 मिनट 5-5 मिनट के ना क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्रायल्स लिया करो कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, ठीक है ना। डिफिकल्टी और नॉर्मलाइजेशन में शिफ्ट अगर आप देखोगे तो शिफ्ट में वेरी इन डिफिकल्टी, ऑब्वियसली जब आपके अलग अलग शिफ्ट में पेपर होते हैं तो डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर अलग अलग रहता है। इसी वजह से नॉर्मलाइजेशन होता है, और नॉर्मलाइजेशन ही इंश्योर करता है कि आपकी कट ऑफ जो है वो फेयर रहे। तो आप प्रिपेयर रहिए फॉर अनएक्सपेक्टेड टफ क्वेश्चंस। तो मेंटली प्रिपेयर कैसे रहेंगे, जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो इसलिए मैंने बोला वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कट ऑफ चेंज होती है तो यू हैव टू अडेप्ट इट, राइट। तो कट ऑफ हो सकता है ज्यादा भी चली जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए अच्छी प्रैक्टिस करके रखिए। और कट ऑफ अगर नीचे जाती है तो आप कोशिश करिए, यू हैव टू फोकस ऑन कंसोलिडेटिंग स्कोर्स। फ्लेक्सिबल रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, कुछ भी हो सकता है पेपर में। पेपर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, मार्क्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। आप सिर्फ एक चीज कर सकते हो, अपने प्रेजेंट में रह करके मेहनत, वो अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, समरी ऑफ
की टेकअवेज अगर मैं बताऊं, पहले से प्लान करिए, मतलब इस पूरे सेशन का समरी अगर मैं दूं आपको, पहले से प्लान करके रखिए, कंसिस्टेंट रहिए, वीक एरियाज पे फोकस करिए, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, टाइम को मैनेज करिए, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करिए, क्वालिटी स्टडी करिए, भर भर के पढ़ रहे हैं, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी स्टडी मटेरियल से पढ़िए और क्वालिटी ही पढ़िए, बहुत टाइम नहीं देना। हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप अपने क्वेश्चंस मेरे लिए मेंशन कर सकते हो आफ्टर द वीडियो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट कि मैं आपके उन क्वेश्चन का, उन सवालों का आंसर दे सकूं। But this is a motivational site specifically for you. Be sure of this. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. तो एक एक दिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक सेकंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक मिनट, एक एक घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने टाइम को बहुत ही वाइजली यूज करिए। कीप पुशिंग योरसेल्फ, आप पहुंच जाओगे, यू विल बी हियर, है ना। कोई भी इंसान जब शुरू करता है ना तो वो नेग्लिजिबल ही पोजीशन पे होता है। तो आप कोशिश करिए कि छोटे छोटे स्टेप्स रखिए, है ना। आप सीधे अब स्टेयर्स पे खड़े होते हो, मान लो आप फर्स्ट स्टेयर पे हो, आप सीधे 21st स्टेयर पे नहीं पहुंच सकते, इतना लंबा पैर आपका जाएगा ही नहीं, तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं ऊपर जाने के लिए। Now, thank you so much for being the part of this session. In addition, I would like to give you my mail ID, that is rebecca.anga@the-rate@247.com. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इस पे मेल कर सकते हैं, एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं CUET अड्डा पे और लैंग्वेज अड्डा पे, ठीक है ना, ताकि मैं आपको लैंग्वेज स्पेसिफिकली उसके लिए गाइड कर पाऊँ। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली PDFs, प्रैक्टिस MCQs, है ना, और लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलते रहेंगे। इसको मिस मत करिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है, ठीक है ना, जो स्पेसिफिकली ये दिमाग में रखे हुए कि मुझे पढ़ाई करनी है और मैं अपना टाइम टेबल नहीं बना पा रहा हूँ, मुझे स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करनी है, तो आप कोशिश करिए कि आप अड्डा के पेड बैच का पार्ट बने। और जिन बच्चों को सिर्फ बुक से प्रैक्टिस करनी है तो बुक्स वो अभी से ही ले लें, क्योंकि अब टाइम नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ, एवरीथिंग इज हियर, ठीक है। सपोज आप साइंस के हो, आप कॉमर्स के हो, आप ह्यूमैनिटीज को, सपोज मैं साइंस पे गई, आप देख रहे हो ये बैचेस हैं, है ना। नीचे जाओगे तो मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट जिन बच्चों ने एग्जाम देना है वो मॉक टेस्ट जरूर दें बेटा, ऑनलाइन एकदम, ये आपका CUET ओरिएंटेड ही है। नीचे जाओगे वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे, तो वीडियो कोर्सेज के नीचे जाओगे आप, यहाँ पर ई बुक्स मिल जाएंगी आपको। अगर आपको लग रहा है दैट यू नीड टू स्पेंड लेस मनी और आपको ई बुक्स चाहिए पढ़ने के लिए, आप ई बुक्स ले लो, ठीक है। नेक्स्ट, ये देख रहे हो आप, ये हार्ड कॉपीज ऑफ बुक्स हैं। ये लैंग्वेज की बुक है, आपके पास होनी चाहिए। ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बुक है, आपके पास होनी चाहिए। साइंस के सेक्शन में साइंस की मिल जाएगी, कॉमर्स के सेक्शन में कॉमर्स की मिल जाएगी, ह्यूमैनिटीज के सेक्शन में ह्यूमैनिटीज की मिल जाएगी। बेस्ट चीज क्या है, बैच। अगर आप एक बैच ले लेते हो, सिंगल बैच, तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। देखो इधर 685 ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलती हैं, 110 मॉक टेस्ट मिलते हैं और 9 ई बुक्स मिलते हैं। सो ऑल टोटल आप जब अपनी प्रेपरेशन करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। लाइव सेशन लाइव नहीं देख पाए, रिकॉर्डेड देख लिया, DPP जरूर सॉल्व करिए, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलता है, जितना पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ई बुक्स मिलती हैं। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, सपोज 3 महीने 4 महीने बाद, तो आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपका एक रिविजन बैच भी आएगा एग्जाम के टाइम पर। तो आप रिविजन करिए, ठीक है ना, अच्छे से मेहनत करिए, फिर मॉक टेस्ट दीजिए एनालिसिस के साथ, है ना। तो अगर आप ये बैच लेना चाह रहे हो तो आप कोड यूज कर सकते हो उसमें, Y484, याद रखिएगा, Y484। दिस इज द कोड विच विल हेल्प यू टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको ये डोमेन्स के साथ वाला, एक लैंग्वेज नहीं, 2 लैंग्वेजेस, 4 डोमेन्स और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ आपको ये मिल जाता है, बल्कि 3 डोमेन्स मिलते हैं। 8150 रुपीज का आपको ये बैच मिल जाता है, कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ, 360 डिग्री। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी अगर आप इससे पढ़ लेते हो तो। सो विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन। आई होप यू पीपल हैव गॉन थ्रू द होल वीडियो और आपने अच्छे से समझी होगी इस वीडियो को। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आता है तो आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख दो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।